Students, in previous lecture number 45, we discuss some characteristics of pendulum, amplitudes and time period. And today lectures also we discuss some other factor that are related to pendulum. If we push or pull, the pendulum move either side. Suppose 0 is the mean position, A and B are known as extreme position. Bomb move from A and come back 0 or फिर 0 to B are known as one complete oscillation. Amplitude are known as the maximum displacement from its mean position are known as amplitude. In previous lecture we also be discussed. In time period, the time taken by the pendulum bob in one oscillation are known as time period of that oscillation. यानी अगर एक ऑक्सीलेशन करने में जो टाइम लगता है उस टाइम को लगे हुए टाइम को हम लोग टाइम पीरियड्स के नाम से जानते हैं। वो टाइम पीरियड हमारा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ये भी आप इसके साथ साथ जानना ज़रूरी है कि ये जो हमारी स्ट्रिंग जो होती है, ये स्ट्रिंग जो है ये हमारा टाइम पीरियड इसके लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर लेंथ इसकी बढ़ा दी जाए या घटा दी जाए तो इसके टाइम पीरियड में हमारा वेरिएशन हो जाएगा। अगर लेंथ को अगर बढ़ा दिया जाए तो हमारा टाइम पीरियड भी हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन बॉब के मास पे डिपेंड नहीं होता है। द टाइम पीरियड्स ऑफ पेंडुलम आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स मास ऑफ बॉब एंड दे डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। क्लियर? इन प्रीवियस लेक्चर एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड आर डिस्कस्ड. In today lecture we discuss third factor, frequency. फ्रीक्वेंसी के बारे में कल मैंने थोड़ा भी आपको बताया भी था कि द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड, द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड, जब भी अगर ऑक्सीलेशन की अगर चर्चा होती है तो वो कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, जब भी कहीं भी अगर वन ऑक्सीलेशन कहा जाए या कहीं किसी बुक में ऐसा भी लिखता है द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, यानी वाइब्रेशन भी अगर कहा जाए तो ऑक्सीलेशन का दूसरा नाम हम लोग वाइब्रेशन भी कहते हैं। जब कहीं भी अगर लिखा जाता है तो वाइब्रेशन मीन्स अगर ऑक्सीलेशन कहा जाए या वाइब्रेशन कहा जाए तो अपने मीन पोजीशन से ऑब्जेक्ट या तो बी की तरफ जाएगा, फिर ओ की तरफ जाएगा, फिर ए के पास जाएगा, फिर ये ओ के पास अगर लौटता है तब जाकर के वन वाइब्रेशन और वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट कहलाता है। तो इस डिफिनेशन में, फ्रीक्वेंसी की डिफिनेशन में जब भी कही जाएगी तो वन ऑक्सीलेशन मीन्स वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन की चर्चा की जाती है। तो हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, the number of oscillation completed in 1 second. In 1 second, the number of oscillation completed in 1 second in 1 second is called the frequency of its oscillation. ठीक है? It is डिनोटेड बाई एफ. इसको हम लोग एफ लेटर द्वारा डिनोट करते हैं. इट इज डिनोटेड बाई एफ.
मीन्स द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। देखिए यहाँ पे सोचने की बात है, टाइम पीरियड और इसमें थोड़ा हम लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि मतलब क्या है। तो टाइम पीरियड एक ऑक्सीलेशन करने में, मतलब कि हमारा एक ऑक्सीलेशन करने में मतलब 0 to A और A to B और B to 0, मतलब यहाँ करने में, मतलब एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में जो समय लगता है हमारा 1 सेकेंड भी हो सकता है, 2 सेकेंड भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो हमारा टाइम पीरियड कहलाता है। क्लियर? लेकिन ये कहलाता है द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, द नंबर ऑफ कि 1 सेकेंड में कितना ऑक्सीलेशन पूरा किया जाता है, द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड। यहाँ पे टाइम आपका फिक्स है कि 1 सेकेंड में आप कितना ऑक्सीलेशन करते हैं, कि आप दौड़ करके एक चक्कर लगा लेते हैं कि आप केवल एक ही तरफ गए हैं तब तक आपका 1 सेकेंड पूरा हो जाता है, या आप 3 चक्कर यानी 3 ऑक्सीलेशन पूरा कर लेते हैं। ये मतलब डिपेंड इस बॉब पे है या कितने एनर्जी से वो मूव कर रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसको फ्रीक्वेंसी को इट इज डिनोटेड बाई एफ, एफ द्वारा हम लोग इसको डिनोट करते हैं। द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, जिसको हम लोग HZ से लिखते हैं। इसका SI यूनिट हमारा हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। जो हर्ट्ज एक हमारे फिजिसिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे ये हमारी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू रखा गया है। इसका बड़ा यूनिट भी हमारा होता है 1000 kHz, सॉरी 1000 HZ बराबर 1 kHz, मतलब किलो हर्ट्ज भी आपका होता है। हम लोग किलो हर्ट्ज भी, मेगा हर्ट्ज भी इसका होता है। तो कहीं भी अगर लिखा हुआ है 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, तो ये उसका मतलब है कि 50 हर्ट्ज अगर कहीं लिखा हुआ है तो वो 100 टाइम ऑक्सीलेशन करता है। 1 सेकेंड में वो लिखा गया रहता है। किसमें लिखा गया रहता है? 1 सेकेंड में ही लिखा रहता है। आपके बुक में भी लिखा हुआ है कि 50 हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज अगर कहीं भी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वह 1 सेकेंड में 50 बार ऑक्सीलेशन करता है। 50 ऑक्सीलेशन वह कंप्लीट करता है। 100 लिखा गया रहता है, इसका ये मतलब है कि वह 1 सेकेंड में 100 टाइम वह पूरा कर लेता है। 100 ऑक्सीलेशन वह पूरा कर लेता है, मीन्स कि 100 टाइम वो अपने पूरी अपने ऑक्सीलेशन को कंप्लीट कर लेता है। एफ इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/T। हम लोग 1/T लिखते हैं, या T इज इक्वल टू 1/F लिखा जाता है। ये हमको जानना जरूरी है कि एफ इज इक्वल टू हम लोग 1/T के नाम से जानते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। एक इसमें आपको नया वर्ड मिल रहा है, वेव। आगे हम लोग जस्ट पढ़ेंगे कि साउंड मूव इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, साउंड भी हमारा वेव है। अब वेव क्या है, ये तो हम लोग एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड नेक्स्ट वी डिस्कस। साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, आपके बुक में भी लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। उससे ज़रा पहले हम लोग देखते हैं साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन द फॉर्म ऑफ वेव। साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, ये एक नया सा वर्ड हमको आ गया कि यह एक वेव क्या है। साउंड हमारा वेव नहीं है, साउंड को हम लोग वेव नहीं कर सकते हैं। ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, वेव के रूप में एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करता है। साउंड हमारा, साउंड को हम लोग मैकेनिकल वेव कहते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, साउंड वेव, ठीक है, मैग्नेटिक वेव, ठीक है, लाइट वेव, ठीक है।
तो कुछ ऐसे वेव होते हैं, देयर आर सम टाइप्स ऑफ वेव दो दे मूव इन वैक्यूम, दे नॉट नीड ए मीडियम टू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट या वन प्लेस टू अदर प्लेस, बट साउंड वेव आर नीड ए मटेरियल मीडियम टू प्रोपगेट। मीन्स साउंड वेव को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इसको मीडियम की ज़रूरत होती है। इसकी ज़रूरत होती है, इसको मीडियम की ज़रूरत होती है। साउंड वेव नीड ए मटेरियल मीडियम। साउंड वेव डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस विदाउट ए मीडियम। मतलब साउंड को हम लोग बिना मीडियम से, जैसे हम लोग यहाँ से बोलते हैं, तो अगर कोई हम यहाँ से अगर बोलते हैं, अगर कोई पर्सन ए से, कोई पर्सन ए पे खड़ा है, दूसरा पर्सन बी पे खड़ा, बी पे खड़ा है, तो जब ये पर्सन यहाँ से बोलेगा तो ये बी पर्सन उसको तब सुनाई देगा कि बीच में जब एयर होगा तब। अगर बीच में एयर अगर नहीं होता है तो यहाँ से यहाँ आवाज़ व्यक्ति नहीं सुन पाता है। यानी साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, यानी साउंड वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। इसलिए साउंड को हम लोग मैकेनिकल वेव के भी नाम से जानते हैं। साउंड वेव हमारा कौन सा वेव है? मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव मीन्स जिस वेव को मूव करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है उसको हम लोग मैकेनिकल वेव के भी नाम से जानते हैं। तो हमने जो लिखे हैं कि साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो भी सही है। आप ये भी कह सकते हैं कि साउंड इज ए मैकेनिकल वेव, साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, ये भी कह सकते हैं कि ये भी हमारा साउंड का दूसरा डिफिनेशन है कि साउंड इज ए मैकेनिकल वेव, साउंड नीड ए मटेरियल मीडियम। फिर अब एक क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। फिर अभी वेव क्या है? तो अभी हमने देखा कि वेव का हमारा काइंड जैसे मैकेनिकल वेव, साउंड वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव, ठीक है, रेडियो वेव भी, यानी जिस वेव को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, प्रोपगेट के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, उस वेव को मैकेनिकल वेव के नाम से जानते हैं। जिस वेव को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे लाइट वेव इज ए काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो है सन के पास से चलता है, बीच में उसको कई सारे ऐसे पार्ट्स, ऐसे एरिया उसको मिलते हैं जहाँ पर वैक्यूम है, ठीक है, लेकिन वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर करके हमारे पास चला आता है, हमको विजिबल बनाता है वो। तो साउंड वेव इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बट साउंड वेव इज ए मैकेनिकल वेव, साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो ये या हम लोग ये भी लिख सकते हैं, साउंड वेव इज ए मैकेनिकल वेव, साउंड वेव इज ए मैकेनिकल वेव भी लिख सकते हैं। और इसमें एक नया वर्ड जुट रहा है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव है साउंड वेव डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस विदाउट मीडियम, सो साउंड वेव इज known as मैकेनिकल, ठीक है। साउंड वेव को एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। विदाउट मतलब बिना मीडियम का ट्रेवल नहीं कर सकता है, इसलिए हम लोग साउंड वेव को मैकेनिकल वेव के नाम से जानते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि साउंड वेव हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल, अब लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है। वेव के बारे में ज़रा हम लोग देखते हैं कि ये जो हम लोग को ये नया वर्ड मिला कि साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो वेव के बारे में ज़रा हम लोग देखते हैं कि वेव क्या है।
वेव। वेव का मतलब होता है तरंग। वेव का हिंदी देखें तो इसका मतलब होता है तरंग। तरंग मतलब होता है डिस्टरबेंस इन ए मीडियम। वेव का मतलब होता है जैसे पानी में जनरली अगर कोई स्टील वाटर है उसमें जैसे कोई हम लोग कंक्रीट स्टोन का अगर छोटा सा टुकड़ा अगर उसमें जैसे ड्रॉप करते हैं तो पानी अप डाउन करके वाइब्रेट करना शुरू करता है। या रस्सी, एक इंड पे अगर हम लोग रस्सी लेकर खड़े हैं उसे जैसे ऐसे हम लोग हिलाते हैं तो एक जगह से दूसरे जगह वो अपने एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो वेव का मतलब होता है तरंग। तो हम लोग ये लिख सकते हैं ए वेव इज ए वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस in a medium that carries energy from one point to another point without a net movement of पार्टिकल्स। ये देखिए कि वेव क्या है। वेव इज द वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस। वाइब्रेशन मतलब तो आप समझते हैं कि इसी वाइब्रेशन से वाइब्रेटरी वर्ड आपका हमारा बना हुआ है कि वेव इज ए वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस इन ए मीडियम। वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस इन ए मीडियम दैट कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट ए नेट मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल। मतलब किसी भी मीडियम में जो डिस्टरबेंस होता है, जो वाइब्रेशन शुरू होता है, वही हमारा वेव कहलाता है। किसी भी मीडियम में जो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है और वो भी इस डिस्टरबेंस में हमारा एनर्जी लगा होता है, एनर्जी वो कैरी करता है। और वो एनर्जी कैसे कैरी करता है, जैसे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उसको मतलब नॉक करेगा तो वो अपने एनर्जी को उसमें ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, जैसे बोर्ड है, जैसे हम लोग इसको हिट करते हैं तो एक इसमें वाइब्रेशन होना शुरू हो गया, वाइब्रेशन इसमें होना शुरू हो गया। जैसे हम लोग देखते हैं कि एक पॉइंट है, एक यहाँ रस्सी हम लोगों ने रोक लिया हुआ। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ से इसको हिलाते हैं, जैसे यहाँ से हिलाते हैं तो रस्सी यहाँ से अप डाउन ऐसे ऐसे करना शुरू करती है। ठीक करती है ना। तो हमने कहाँ हिलाया, हमने वाइब्रेशन इसको कहाँ दिया, हमने इसको हिट कहाँ किया, इस पॉइंट पे हमने इसको हिट किया, इस पॉइंट पे। लेकिन धीरे धीरे ये अपने एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दिया विदाउट, देखिए इस पर लिखा हो गया, इस पर लिखा होगा द कैरी एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट ए नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मीन्स यहाँ का पार्टिकल्स ऐसा नहीं है कि यहाँ तक चला आता है, यहाँ का पार्टिकल्स या यहाँ तक नहीं चला आता है। ये जैसे हम लोग यहाँ से वाइब्रेशन करते हैं, धीरे धीरे हमने यहाँ पे हमने झटका दिया, यहाँ पे मीन्स कि हमने झटका दिया यहाँ पे, और यहाँ से एनर्जी को ट्रांसफ़र करते 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 या इस इंड तक मैंने बी तक ये रोप जो होता है सो वाइब्रेशन करना शुरू करे। क्यों? क्योंकि हमने तो झटका दिया था यहाँ पे, तो फिर यह यहाँ तक कैसे चला आया, यह यहाँ तक कैसे चला आया। इसका मतलब ये है कि हमने जो एनर्जी यहाँ पे जो दिया, ये मोलेक्यूल आपने हैंड से जो झटका दिया वो एनर्जी को ले लिया, फिर ये अगले मोलेक्यूल को एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दिया, फिर अगला को ट्रांसफ़र कर दिया। ऐसे तरह से मतलब ये मोलेक्यूल जो है सो एनर्जी को ट्रांसफ़र आगे तक करते जाता है, ये आगे तक करते जाता है। ठीक है, और इस तरह से
एक ट्रेवल्स करता है तो वही वेव कहलाता है। ये वेव इज द वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम। शॉर्ट में आप ये भी कह सकते हैं कि वेव इज द वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम। दे कैरी एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट या विंग विदाउट कॉन्टेक्ट बिटवीन देम या विदाउट नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। नेट मूवमेंट मतलब बिना पार्टिकल्स के मूव किए हुए, पार्टिकल इसमें मूव नहीं करता है, पार्टिकल केवल अपने एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे दूसरी भाषा में हम लोग ये कह सकते हैं, जैसे आपने साइकिल स्टैंड देखा होगा बहुत सारे, समझ लीजिए कि यह एक साइकिल खड़ा है, एक साइकिल खड़ा है, ये बहुत सारा साइकिल, अगर साइकिल स्टैंड में आप लोग देखें खड़ा रहता है बहुत सारा साइकिल, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट ए है, बी है, सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, कोई स्टूडेंट जाता है कि फर्स्ट साइकिल को, फर्स्ट बाइसिकल को किक कर देता है, मतलब इसको धक्का दे देता है। ये साइकिल इस पर गिरता है, फिर ये साइकिल इस पर गिरता है, फिर साइकिल, फिर साइकिल, फिर ऐसे सभी साइकिल फाइनली हमारा गिर जाता है। आगे आगे अगर ऐसा रहता है तो वो भी गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि आपने इसको धक्का दिया, इस अपने एनर्जी को अगले साइकिल को ट्रांसफ़र कर दिया, ये अपने एनर्जी को इसको ट्रांसफ़र कर दिया, ये इसको मतलब ये अपने केवल एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दिया। ऐसा तो नहीं है कि ये साइकिल यहाँ से मूव कर करके यहाँ आ गया और इसको धक्का दे दिया, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसमें केवल जो है सो एनर्जी का ट्रांसफ़र फ्रॉम द मोलिक्यूल, मतलब मोलिक्यूल से एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जाता है, मोलिक्यूल एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देता है विदाउट मूव। जैसे इसमें साइकिल यहाँ तक आया नहीं, लेकिन लास्ट वाला भी साइकिल हमारा गिर गया है, इस यहाँ भी मतलब कोई ना कोई आके धक्का दे दिया, तो ये जस्ट केवल अपने एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे समझ लीजिए कि जैसे 100 व्यक्ति का कोई लाइन खड़ा, 100 व्यक्ति का कंटिन्यू, अब मुझे कोई एक कलम ट्रांसपोर्ट करना हो तो मैं क्या करूँगा? मैं इस कलम को अपने पीछे वाला को दूंगा, वो पीछे वाला उसको देगा, उससे दे, मतलब धीरे धीरे करते करते कलम लास्ट तक पहुंच जाएगी। एक कलम लास्ट तक पहुंच जाएगी और वो भी विदाउट मूवमेंट, हमने मूव भी नहीं किया और कलम भी हमारी लास्ट तक पहुंच गई। क्लियर है? तो ये हमारा वेव है कि वेव इज द वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम, यानी वेव एक तरह का किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस है मतलब उसको स्टिल पोजीशन से डिस्टर्ब कर देना ही वेव कहलाता है। यानी वेव इज द वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम दैट कैरीज एनर्जी, जिसमें एनर्जी ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरे जगह विदाउट नेट मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स, या हम लोग ये भी लिख सकते हैं विदाउट कॉन्टैक्ट बिटवीन दे, मतलब बिना एक दूसरे के कॉन्टैक्ट। इसका कई सारे डिफिनेशन अलग अलग बुक भी अपना लिखते हैं और इसके काइंड्स भी है जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।